नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम डायरिया डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। ये डायरिया डिजीज क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है और इसका इलाज के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, बने रहिए लास्ट तक। डायरिया डिजीज जिसे आप फोटो में यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा कभी ना कभी आप देखा होगा, कुछ कुछ पेशेंट का ऐसे स्किन में छोटा छोटा वर्ड्स देखने को मिलता है, जिसको डर्टी वर्टी पापिल्स बोलते हैं। तो ये डायरिया डिजीज का एक साइन है। तो ये किसको होता है? नॉर्मली ये बच्चों में स्टार्ट होता है, 6 से 20 साल के उम्र में ये स्टार्ट हो जाता है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी एक जीन होता है जिसका नाम है ATP2A2। ये जीन का म्यूटेशन से ये प्रॉब्लम होता है और ये ऑटोजोमल डोमिनेंट जीन होता है, यानी अगर किसी का पापा मम्मी का प्रॉब्लम है तो बच्चे को ये हो जाता है। कभी कभार बिना फैमिली हिस्ट्री का भी ये हो सकता है। मेल और फीमेल दोनों में इक्वली मिलता है, यानी किसी में ज़्यादा या किसी में कम नहीं, दोनों में एक जैसा ही देखने को मिल सकता है ये बीमारी। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी का लक्षण क्या क्या हो सकता है। पहले स्किन में आपका छोटा छोटा ऐसे वर्ड्स या वाटी पापिल देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा खुजली करता है। तब जब ज़्यादा खुजली होता है तो वहाँ पे खुजली करते करते उस एरिया में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। और ये छोटा छोटा जो दाना दाना है, ये कभी कभी ज्वाइंट हो जाता है तो बड़ा सा प्लाक देखने को भी मिल सकता है। तो क्या ये सिर्फ फेस को या स्किन को अफेक्ट करता है? नहीं, इसके साथ साथ आपका स्काल्प यानी सर में ग्रीजी स्केल्स देखने को मिल सकता है, जिससे आपको लगेगा डैंड्रफ हो गया है, तो स्काल्प में भी ये देखने को मिल सकता है। और बॉडी का जो सेबोरिक एरिया है, यानी फेस, चेस्ट, बैक, बगल में, ये सब एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। पाम एंड सोल में होता है। पाम एंड सोल में छोटा छोटा पिट्स यानी गड्ढे देखने को मिल सकता है। और इसको छोड़ के आपका नाखून को अफेक्ट कर सकता है। नाखून में लंबा लंबा लाइन, व्हाइट कलर का, रेड कलर का लाइन देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं। और नाखून में भी से नॉचिंग हो सकता है, यानी नाखून ऐसे टूट सकता है। नाखून फ्राजाइल हो सकता है। नाखून के नीचे सबुंगल केराटोसिस हो सकता है, मोटा हो सकता है नाखून। कभी कभी नाखून के नीचे ब्लड निकल सकता है, हेमोरेज हो सकता है। स्किन और नेल के बाद मुंह के अंदर भी अफेक्ट कर सकता है। मुंह के अंदर छोटा छोटा दाना देखने को मिल सकता है, जिसको ओरल कबल स्टोनिंग बोलते हैं। ये नॉर्मल एसिम्प्टोमेटिक होता है। पेशेंट को कभी कभी पता ही नहीं रहता कि उसको ये बीमारी है या मुंह के अंदर ऐसा कुछ है। आइज में ब्लेफराइटिस हो सकता है और हार्ट को कभी कभी अफेक्ट कर सकता है। कभी कभी ब्रेन को अफेक्ट करता है। ब्रेन को अफेक्ट करने की वजह से पेशेंट का मेमोरी वीक हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, मूड इम्बैलेंस हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। और इसके साथ साथ कभी कभार ये पैनक्रियाज को अफेक्ट करता है, तो इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाता है, पेशेंट को डायबिटीज भी हो सकता है। तो इस बीमारी का क्या एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है, यानी किस किस कारण से ये बीमारी बढ़ सकता है? फर्स्ट होता है हीट, यानी कहीं पे अगर ज़्यादा एक्सेस हीट है, गर्मी है, तो वहाँ पे ये बीमारी बढ़ सकता है। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी की वजह से भी ये बीमारी बढ़ सकता है। अगर स्वेटिंग ज़्यादा होता है तब भी ये बीमारी ज़्यादा बढ़ सकता है। और ये भी एक्सपोजर की वजह से भी बढ़ सकता है। और लिथियम नामक एक मेडिसिन है, अगर लिथियम कोई लेता है तो उस केसेस में भी ये बीमारी बढ़ सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। जब आप डॉक्टर पास जाते हैं, स्किन के डॉक्टर पास, तो वो देख के क्लिनिकली इसको डायग्नोसिस कर लेते हैं। लेकिन अगर कभी कभी डाउट रहता है तो डॉक्टर उसके लिए आपको स्किन का बायोप्सी करते हैं। स्किन बायोप्सी छोटा सा माइनर प्रोसीजर है, जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसे स्किन का छोटा सा टुकड़ा लेके उसको लैबोरेटरी में भेजा जाता है और उसको देखने के बाद वहाँ पे एक क्लासिकल साइंस रहता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स रहता है, जो देख के ये कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है कि ये डायरिया डिजीज का पेशेंट है। तो चलिए जानते हैं लास्ट में इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी है, इसीलिए इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन दवाई के साथ पेशेंट का जो क्वालिटी, लाइफ का क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है और पेशेंट का ये जो सिम्टम्स है उसको कम किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को जनरल एडवाइस देते हैं, जैसे कि एग्रीवेटिंग फैक्टर जिसके वजह से ये बीमारी बढ़ रहा है उसको कम करते हैं। जैसे कि पेशेंट को बोलते हैं कोई ठंडा जगह में रहने के लिए, जहाँ पे ज़्यादा पसीना ना हो वहाँ पर काम करे, और टाइट कपड़ा ना पहने, आपका हाइजीन ठीक से मेंटेन करें। जहाँ पे ये बीमारी है तो उस एरिया को अच्छे से साफ रखिए, और वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत क्रैक हो गया तो एंटीबायोटिक क्रीम लगाइए। तो जनरल मेजर्स के बाद फर्स्ट होता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट, जिसमें लगाने के लिए कुछ क्रीम दिया जाता है। क्रीम में फर्स्ट होता है रेटिनॉइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जिससे कि रेटिनोइन आता है, एडापलिन आता है, टैचुरेटिन आता है, ये लगाने के लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ 5-फ्लूरोउरासिल, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नहीं तो टैक्रोलिमस, पिमेक्रोलिमस, ये भी यूज होता है। विटामिन डी का जो क्रीम है वो भी इसमें यूजफुल हुआ है। लगाने के लिए एंटीबायोटिक क्रीम भी आपको डॉक्टर आपको दे सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इसका ओरल थेरापी। लेकिन सबसे जो बेस्ट और सबसे अच्छा थेरापी होता है ओरल आइसोट्रेटिन। खाने के लिए आइसोट्रेटिन का टैबलेट, नहीं तो कैप्सूल, नहीं तो एसिट्रेटिन का कैप्सूल आपको डॉक्टर दे सकता है। इसका जो डोज है आपका बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है
डॉक्टर कुछ टेस्ट करने के बाद इसको आपको देते हैं। ये दवाई का ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर कुछ भी होता है तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और जो साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत अगर होता है उसको कुछ दूसरे क्रीम से या कोई दूसरा मेडिसिन से कम किया जा सकता है। दवाई के साथ साथ अगर कोई एरिया में बहुत मोटा स्किन हो गया तो उसको लेजर से पतला किया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है, नहीं तो डर्मा अब्राजन किया जा सकता है, नहीं तो रेडियोफ्रिक्वेंसी कटरी से उसको निकाल दिया जा सकता है। तो ये था डिटेल्स में डायरिया डिजीज के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलेंगे कोई नया टॉपिक के साथ।